हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्पीड, जिसको हम चाल कहते हैं। और इसको कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे जिससे समझ में आए। कंपैरिजन करेंगे वेलोसिटी से, जिसको हम वेग कहते हैं। देखने में ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे कि सर आप हमको चाल पढ़ाओगे क्या? ये तो बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन इस लेक्चर के एंड तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि केवीएस पीजीटी में या आरपीएससी में जो आसान टॉपिक आपको दिखते हैं उनका लेवल धीरे धीरे एडवांस हो जाता है। और लेक्चर यदि आपने एंड तक देखा तो आपको पता चलेगा कि इस छोटे से टॉपिक से कितने अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट बनते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, लेक्चर कैसे आगे रन करेगा एक बार हम आपको बता दें, जिससे आप खुद को मैनेज कर पाएँ। सबसे पहले हम चाल और वेग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थियोरेटिकल पार्ट है, वो कवर करेंगे। उसके बाद आपको इनकी जितनी भी टाइप्स बनती हैं उनमें कौन कौन सी न्यूमेरिकली अप्रोच बनती हैं, अप्रोच लेंगे कैसे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमको ऐसा लगता है इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, और 2 मिनट लगेंगे। कोई बच्चा यदि रह रहा होगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 तरीके के न्यूमेरिकल के साथ ही देखने को मिलेगा। एग्जाम पेपर में आएगा तो 2 ही तरीके मिलेंगे। एक तो मिलता है सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको वृत्तीय गति दी जाती है, और एक मिलता है वेक्टर इंफॉर्मेशन। मतलब आपको बताया जाएगा कि आपको 30 मीटर इस डायरेक्शन में चलना है और 40 मीटर इस डायरेक्शन में चलना है। तो इस तरीके से 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है उसका एक जनरल मेथड हमने आपको बता दिया था, दैट इज डेल्टा आर बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। ये सर्कुलर मोशन के लिए रामबाण इलाज है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। और हम आपको बता दें थीटा क्या था। थीटा जो है वो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक यदि कोई पार्टिकल जाता है तो जो एंगल कवर किया जाएगा वो थीटा होगा। ठीक है, इसके प्रूफ कई सारे तरीके से होते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, प्रूफ हमने करवा दिया था। सर्कुलर मोशन में ही एक निकाला जाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो निकाला जाता है उसके हमने आपको 3 तरीके बताए थे। तीनों तरीके कब लगाने हैं ये डिपेंड करेगा कि गिवन डाटा क्या है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों तरीके कभी भी लगा सकते हैं। डाटा की डिमांड जैसी होगी, जैसा आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्टेंस का वो ये है कि n इंटू 2πr। व्हाट इज द n? n है नंबर ऑफ टर्न, चक्करों की संख्या जो आपको गिवन होगी। और चक्करों की संख्या भी 2 तरीके से दी जाती है। एक तो कॉमन 2 चक्कर हो गए, आधा हो गया, तो ये तो बहुत इजी होता है। एक होता है 9/4 चक्कर पूरे किए गए, 11/4 किए गए। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। आपको केवल डिवाइड करना है और डिवाइड करने से आइडिया लग जाएगा कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हमने डिटेल में बात कर ली है। डिस्टेंस का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, डिस्टेंस का ये है थीटा बराबर कोण बराबर आर्क बटे रेडियस। मतलब चाप जो भी आप ले रहे हैं, जैसे हम इसी के लिए बताएं तो ए भी हमारा चाप है, ये आर्क है, और ये क्या आ जाएगी रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है ये थीटा आर से आप निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, और ये जो मेथड है ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो थीटा होगा वो आप रेडियन में इस्तेमाल करोगे। किस में करोगे? रेडियन। जो रेडियन का मतलब नहीं जानते उनके लिए बता दें, रेडियन का मतलब क्या है, जिसमें पाई जैसी क्वांटिटीज आए। रेडियन निकालने का तरीका होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। और आप कोई भी डिग्री दिया है, आपको 30 डिग्री दी है तो 30 से पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है दैट इज 6। तो पाई बाई 6 रेडियन क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तीसरा जो तरीका है डिस्टेंस निकालने का वो भी हम आपको बता दें। जैसे ए से लेके पूरा यदि एंगल कवर किया जाए
तो 360 डिग्री में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की जाती है। ये तो हमारा जनरल मैथमेटिकल मेथड है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। 360 डिग्री जब वो कवर करेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, और जब वो 1 डिग्री चलेगा तो कितना करेगा, 2 पाई आर बटे 360। अब जो भी गिवन है, यदि उसने कहा है कि थीटा डिग्री, तो ध्यान रखना डिग्री में ही रखो, थीटा डिग्री बराबर 2 पाई आर बटे 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। वेक्टर इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं, यदि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको गिवन है जिसमें वेक्टर दिया गया हो, तो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो है, यदि हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे वैसे आप जोड़ते जाओ, बिल्कुल कलाकारी नहीं करनी। उसने कहा 300 मीटर उत्तर में, 500 मीटर दक्षिण में, इधर उधर सारा जोड़ दो। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें आपको वेक्टर का ध्यान रखना है, मतलब जैसा जैसा वो डायरेक्शन कहे उस डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। उसने कहा है कि वो ईस्ट में जा सकता है, ईस्ट में जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, तो आप वहाँ आई कैप लिखोगे। यदि वो फिर नॉर्थ में जाता है तो वहाँ आप जे कैप लिखोगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का रोल होता है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, या डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को यदि x से रिप्रेजेंट किया जाए तो x वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, x और x कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आप जानते होंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, जैसे x वेक्टर बराबर 5 मीटर आई कैप, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर आई डायरेक्शन में। यदि ईस्ट है तो ईस्ट लिख दीजिए, जैसा क्वेश्चन का डिमांड हो। इसके कई सारे न्यूमेरिकल हो गए थे, अब हम इसको उम्मीद करते हैं शायद आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। देखो, आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, और डिस्टेंस लिंक करता है स्पीड से, और आपने एक पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, ये लिंक करता है वेलोसिटी से। कुल मिला के डिस्टेंस में यदि टाइम का डिवाइड कर दिया जाए, मतलब दूरी में यदि समय का भाग लगा दिया जाए तो हमको स्पीड मिलेगी, और यदि डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन में टाइम का डिवाइड किया जाए, समय का भाग लगा जाए, तो हमको क्या मिलेगी, वेलोसिटी, मतलब वेग। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस में जो भी बदलाव होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो होगी स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस होंगे, टाइम के सापेक्ष जो विस्थापन में चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, वेलोसिटी के अंदर होंगे या v के अंदर होंगे। आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो स्पीड भी कैसी राशि है, एक स्केलर, मतलब अदिश राशि है। आपको पता है कि विस्थापन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, हम इसको x वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ध्यान से समझना, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, या ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होने की वजह से वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ डिस्टेंस वेक्टर राशि नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती, इस वजह से स्पीड भी सदिश राशि नहीं होती। आप हमको बताएं, हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑलवेज, मतलब हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक, पॉजिटिव। इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता है, तो डिस्टेंस का ग्राफ बढ़ेगा तो स्पीड का ग्राफ भी कैसा होगा, हमेशा बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। वैसे ही वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अभी हम एक एक पर एग्जांपल भी करेंगे, पहले हमको थ्योरी बतानी है थोड़ी सी, जिससे आप आगे रन कर सकें। चलिए साहब, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हमने बताया था
कि डिस्टेंस जो है एक लेंथ होती है जिसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम है जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर बटे सेकंड क्या होगा, मीटर बटे सेकंड होगा स्पीड का यूनिट या मात्रक, लिख देते हैं। इसको मात्रक भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है और टाइम क्या है सेकंड में, तो हम क्या कहेंगे मीटर बटे सेकंड, और इसकी यूनिट भी क्या है सेम है। इसका मतलब ये पता लग गया कि यूनिट देखकर हम किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी राशि का सदिश होगी या अदिश होगी यह पता नहीं लगा सकते। साथ साथ डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं, बिमा भी चेक करते हैं। बिमा का नेक्स्ट चैप्टर आएगा वैसे, पर कोई बात नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है। मीटर का मतलब लेंथ है, और लेंथ कितनी हमारे पास 1। सेकंड का मतलब टाइम है, टाइम हमारे पास कितना है 1। द्रव्यमान है इसमें, मास इसमें है नहीं, तो मास कर देते हैं 0। लेंथ कितनी हो गई 1, टाइम ऊपर जाएगा तो -1, दैट इज डायमेंशन, और इसकी भी सेम आ जाएगी। मास कितना है 0, ध्यान रखना, दैट इज मास, दैट इज मीटर। ये क्या है द्रव्यमान, ये क्या है मीटर, लंबाई का मात्रक। हाँ जी, लेंथ है तो लेंथ कितनी 1, टाइम कितना है -1। डिटेल में अभी बात करेंगे जब चैप्टर चालू होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो आप बताइए डिस्टेंस से क्या बनता है, स्पीड, और स्पीड या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, वेलोसिटी के। ठीक है जी। हाँ, एक बात, वेलोसिटी का कम होना या वेलोसिटी का नेगेटिव होना ये किस बात पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। यदि वेलोसिटी सदिश राशि नहीं होती तो ये हम नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हमेशा इंक्रीज होगी। जबकि वेलोसिटी क्या है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो जैसे ही दिशा उसकी चेंज होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। आया कुछ समझ में। यदि पार्टिकल +x डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, +x डायरेक्शन में होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। जबकि स्पीड क्या है, वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन वो यदि यू टर्न ले लेता है, वापस आ जाता है, तो स्पीड पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अब, नेगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी का नेगेटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, आप करके बताइए कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए सब देखिए, यहां लिख रहे हैं, कोशिश करना। हाँ जी, आपको लगेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इससे भी न्यूमेरिकल बनता है या नहीं बनता है, तो अभी ऑप्शन दे रहे हैं और एग्जाम पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है, देखना किस में आया है, यूपी पीजीटी में आया है। एक कैपिटल आर रेडियस का वृत्ताकार सर्कुलर पाथ, एक कैपिटल आर रेडियस का वृत्ताकार पथ पर एक कण आधा, मतलब हाफ, आधा चक्कर लगाता है। यदि इसे 1 सेकंड, यदि आधा चक्कर लगाने में समय 1 सेकंड का लगता है, तो कण का, हाँ जी, चाल बताइए और वेग भी बताइए, दोनों चीज बताइए। चाल कितनी होगी और वेग कितना होगा। ऑप्शन हम आपके सामने दे रहे हैं। ऑप्शन है पाई और π/2, ऑप्शन बी है πr और
π/2, ऑप्शन सी है πr और 2r, और ऑप्शन डी है πr और r। पहला डिस्टेंस को बताता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट को बताता है। जरा आंसर बताइए क्या आ रहा है। जरा आंसर बताएंगे आप, कितना आ रहा है। हाँ जी, देखो एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो खुद कोशिश ना करे। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो खुद कोशिश करके नहीं देखेगा तो भैया वो तैयारी करना छोड़ दे, क्योंकि हम यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली अप्रोच कैसे लेते हैं वो सिखा रहे हैं, और इसको सीखने के लिए खुद प्रयास करना बहुत जरूरी है। चलो, आर रेडियस का एक गोला है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है, और वो ए से चल के कहाँ पहुँच जाता है, बी के पास। ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज बी। पूछ रहा है कि स्पीड कितना है, तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कैसे लगाओगे। स्पीड क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या गिवन है, टाइम गिवन है, कितना, 1 सेकेंड। डिस्टेंस पता है, ए से लेके बी तक जाएंगे तो पूरा डिस्टेंस कितना होता है, 2πr, तो आधा कितना होगा, πr। ये लो जी आंसर आपके सामने। πr क्या है, मीटर में है, तो πr मीटर प्रति सेकंड। πr मीटर में कैसे है, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है, ठीक है। हमने नहीं लिखा है पर कोई बात नहीं। यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, सॉरी हम बात करें वेग की, मतलब वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी, ए पर खड़े हो जाओ, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल को देखो और एक लाइन खींच दो ऐसे। तो ये क्या है, सेंटर, ये आर है तो ये भी आर है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2r। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। कितना आंसर आया, 2r। हाँ जी, मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, πr और 2r। हमको एक बात बताओ, यदि आधे की जगह 3/4 चक्कर कर दे, कितना कर दे, 3/4 चक्कर कर दे, तो चालू करें। 3/4 का मतलब चल के कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ। और यदि यहाँ आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये πr नहीं रहेगा, अब हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, चलो यहाँ लिख देते हैं, टोटल एक चक्कर लगाने में 2πr, चक्कर कितने लगाए हैं, 3/4, तो आंसर आपके सामने हो जाएगा 3/2 πr। हाँ जी, पार्टिकल कहाँ पहुँच गए, यहाँ। ए से लेके यहाँ तक कितना आता है, ये √2r, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, √2r। आंसर कितना आ जाएगा, √2r। हो सकता है टाइम का मान बदल दे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो स्पीड है वो कितने टाइप की होती है और कितने तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। कोई लिखेगा नहीं, पहले हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। स्पीड हमेशा 4 तरीके की होती है, और जो 4 तरीके हैं उनसे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहली स्पीड होती है यूनिफॉर्म, मतलब एक समान चाल। अभी हम बताएंगे कि एक समान चाल कहेंगे किसको। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान चाल। एक होती है इंस्टेंटेनियस, ये जो है इसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल, मतलब एक किसी पॉइंट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड, औसत चाल। इन दोनों से, इंस्टेंटेनियस और एवरेज से बनता है न्यूमेरिकल। कैसा, जिसमें कोई ना कोई नंबर होता है। और इससे जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है थ्योरेटिकल। ये जो दोनों चाल हैं, इससे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बनता है स्टेटमेंट वाला, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। अभी हम करवाएंगे भी न्यूमेरिकल। और इन दोनों से जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है किसी ना किसी इक्वेशन का, ग्राफ का, या कोई स्पेशल, जैसे इक्वल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट, जैसे इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म, मतलब एक समान चाल की, या यूनिफॉर्म स्पीड की।
टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म। देखो कोई भी मीडियम वाला नाराज मत हो ना, जो हिंदी मीडियम के हैं एक बार हम लिख देते हैं एक समान। कोई भी नाराज इसलिए मत होना, सारे एग्जाम पेपर केबीएस का हो, आरपीएससी का हो, यूपी पीजीटी का हो, वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं। जो प्योर हिंदी का है वो इंग्लिश सीखना चालू कर दे, क्योंकि कई बार प्योर हिंदी में ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या कह रहा है। और इंग्लिश वालों को थोड़ा थोड़ा हिंदी भी जानकारी में रखना चाहिए। कभी कभार लैंग्वेज ऐसी बन जाती है इंग्लिश में जो बिल्कुल टारगेटेड नहीं होती या फिर पॉइंटेड नहीं होती। आपको याद होगा हर एक एग्जाम पेपर के आगे आगे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि हिंदी में आज कुछ गलती पाई जाती है, हिंदी के क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक है तो वो मान्य नहीं होगी, इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। इसलिए कभी कभार हिंदी में कुछ गलतियां होती हैं तो आप उस गलती को एक अंग्रेजी वाले से पकड़ सको। दोनों लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी कि हम तो हिंदी से हिंदी ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग फिजिक्स से हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश तो लैंग्वेज है। यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल समझो क्या होती है। इसका मतलब है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। क्या मतलब है इसका? हम डेफिनेशन लिख रहे हैं क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। समान समय अंतराल का मतलब सेम टाइम पीरियड में, समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी, हमने विस्थापन नहीं बोला, विस्थापन बोलते क्या बन जाएगा? वेग, समान दूरी तय करना। क्या कहलाता है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी, इसका मतलब देखो ध्यान से, कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है और वो एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल ऑब्जर्व करता है। मतलब एक सेकंड वो यहाँ है, दूसरी सेकंड में यहाँ, तीसरी सेकंड में यहाँ, चौथी सेकंड में यहाँ, पांचवी में यहाँ। तो हमने देखा कि एक सेकंड में उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले एक सेकंड में भी उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले एक सेकंड में भी उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, और अगले सेकंड में भी उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो रही हैं। तो कौन सी चाल है ये? यह है एक समान चाल या यूनिफॉर्म मोशन। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम जो लिख रहे हैं शायद इसी के लिए हमने ये पढ़ाया था। क्या लिख रहे हैं ये दिमाग लगा के बताना क्या सही लिखे हैं। एक समान चाल में त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक समान चाल में त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी, और न्यूमेरिकल ऐसे ही बनते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। अगला स्टेटमेंट देखो जिससे और क्लियर होगा। अगला स्टेटमेंट है इसका, यदि वस्तु एक ही दिशा में, यदि वस्तु एक ही दिशा में एक समान चाल से चले, एक समान, यहां लिख रहे हैं देख लेना, एक समान चाल से चले तो वस्तु का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो वस्तु का एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। हाँ जी, ठीक है। कोई इस बात को वेरीफाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उसकी समझ को हम अच्छा मानेंगे। नहीं पता है तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है जिससे ये समझा जा सके। लेकिन पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये बात तय है। आप देखो, हम शायद बार बार बोलते परेशान हो जाएंगे सभी लेक्चर्स में, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना। अभी हमने आपको समझाया कि जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी को स्पीड से इसलिए अलग किया गया है क्योंकि वेलोसिटी के पास वेलोसिटी का परिमाण भी है और उसके पास दिशा भी है, इसलिए तो वो सदिश राशि है। वापस सुनो, स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास क्या है? केवल परिमाण, उसके पास कोई भी दिशा नहीं है। लेकिन वेलोसिटी के पास परिमाण भी है और दिशा भी है। वेलोसिटी का जो परिमाण होता है वो उसको चाल भी कह सकते हैं, लेकिन चाल को यदि दिशा दे दी जाए तो वेलोसिटी बन जाएगी। आप कहेंगे सर क्या घुमा रहे हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस बात को ध्यान से समझना, इस एरो का बहुत बड़ा रोल है। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन कब बनेगा? जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो। तो वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है। क्या वो ये नहीं कहना चाहता क्या d/dt और वेलोसिटी कितनी चीजों से मिलकर बनी है? एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसका मतलब चाहे तो आप वेलोसिटी का परिमाण बदल दो टाइम के साथ, तब त्वरण आ जाएगा, चाहे आप दिशा बदल दो तब भी त्वरण आएगा। नहीं आया होगा समझ में? वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, वेलोसिटी का परिमाण और दिशा। या तो क्योंकि देखो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। अब वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है तो चाहे आप उसका परिमाण चेंज करो टाइम के साथ या डायरेक्शन चेंज करो। एक्सेलरेशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन चाहता है कि बस वेलोसिटी में बदलाव हो, और हमने ये देखा कि वेलोसिटी में बदलाव दो तरीके से होता है। एक, जब परिमाण तो कैसा हो? नियत। जब परिमाण किसका? वेलोसिटी का, लिखो तो सही। जब वेग का, वेलोसिटी का परिमाण नियत हो। क्या हो? और परिमाण कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है? वो चाल नियत हो। नियत का मतलब कांस्टेंट। लेकिन दिशा बदले, कोई भी घबराना मत, अभी आएगा समझ में, रुक जाओ। लेकिन दिशा बदले, यदि ये स्थिति होगी तो भी एक्सेलरेशन बनेगा, और ये स्थिति होगी जब वेग का परिमाण बदले। जब वेग का परिमाण बदले लेकिन दिशा नहीं, तब भी त्वरण आएगा, क्योंकि त्वरण को क्या चाहिए? बदलाव। और तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल है, यदि वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही बदल जाए, दोनों बदलें तो भी क्या आएगा? त्वरण। तो त्वरण जनरेट होने की तीन कंडीशन है, या तो वेग का परिमाण बदल दो, या उसकी दिशा बदल दो, या उन दोनों को बदल दो। तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज को चाहता है। अब समझो ये कंडीशन कब होती है। हमारे पास स्पेस नहीं है, आप नीचे लिखना। जब वेग का परिमाण नियत हो लेकिन दिशा बदले, ये होती है यूसीएम में, मतलब एक समान वृत्तीय गति में। किसमें होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति में, इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में पहली वाली घटना घटती है। कैसे? मौत का कुआं देखा? मौत के कुएं में एक व्यक्ति एक समान वेग से चक्कर लगाता रहता है। मतलब वो यदि 10 मीटर पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है तो उसके हर एक पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी का परिमाण या चाल का मान कैसा है? 10 मीटर पर सेकेंड। कैसा है जी? हर पॉइंट पे इस सर्कुलर मोशन में जो हर एक पॉइंट है उसका कितना है चाल का मान? 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v से चल रहा है। लेकिन सोचो हर एक पॉइंट पे क्या बदल रही है? दिशा। यहाँ दिशा वेलोसिटी की ऐसे थी, यहाँ दिशा ऐसे है, यहाँ दिशा ऐसे, यहाँ चेक करोगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ चेक करोगे तो ऐसे हो जाएगी। तो ये इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। जब वेग का परिमाण तो नियत हो 10 10 10, हर जगह 10 है स्पीड, लेकिन दिशा कैसी हो? परिवर्तित। तो आपको याद होगा जब कोई भी वस्तु
नियत कोणीय वेग से, सॉरी नियत वेग से या नियत चाल से, कांस्टेंट चाल से चले तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसका नाम होता है AC बराबर b²/r। अब ये कहाँ से आता है ये हम डेरिवेशन करेंगे बाद में। ये आया है ड्यू टू द डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? जो चेंज हो रही है वेलोसिटी की हर एक पॉइंट पे। बात आया? आगे बढ़ते हैं। ये आया है जब वेग का परिमाण बदले, मतलब वेग 10 से 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदले। देखो, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जैसे वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, तो माना आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड भी होगी और ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 0 पर सेकंड, लेकिन दिशा वही रहेगी, दिशा चेंज नहीं होगी। इसलिए यहाँ जो त्वरण आएगा वो कौन सा आता है? G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो त्वरण है ये किसके कारण आया है? वेलोसिटी घटने के कारण, इसलिए हमेशा माइनस इस्तेमाल करते हैं। आया वो समझ में? यदि हम उल्टा भी कर सकते हैं, यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ दें, तो ऊपर से यदि किसी बॉल को छोड़ रहे हैं तो 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है और धीरे धीरे करके जब नीचे आएगी तो उसकी स्पीड यहाँ 1 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ 5 होगी और यहाँ कितनी हो जाएगी? 10। तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो G कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, मतलब त्वरण लग रहा है। तो ये त्वरण किसके कारण है? वेलोसिटी में चेंज के कारण। लेकिन देखो, यहाँ भी डायरेक्शन नहीं बदल रही, यहाँ भी डायरेक्शन नहीं बदल रही। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तीसरा, यदि वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदलें तो ये बड़ी गजब की स्थिति है। हमको इसके लिए कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। ये हटा देते हैं, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। देखो, ये स्थिति कब आएगी? जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति। हमने फुटबॉल को किक लगाई, फुटबॉल यहाँ चली गई। हमने यहाँ देखा, जब फुटबॉल को फेंका गया तो फुटबॉल को फेंकने की स्पीड थी 100 मीटर प्रति सेकंड और डायरेक्शन थी ये। लेकिन यहाँ हम चेक करेंगे तो स्पीड घट के हो जाएगी फॉर एग्जांपल 80 मीटर पर सेकंड और देखो डायरेक्शन भी बदल गई। यहाँ देखोगे तो डायरेक्शन भी बदल गई, स्पीड कितनी रह जाएगी? 50 मीटर प्रति सेकंड। जब वापस नीचे की तरफ आएगा डायरेक्शन बदलेगी लेकिन स्पीड क्या होगी? बढ़ना चालू हो जाएगी। डिटेल में समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे स्पेशल टॉपिक के रूप में हैं। इस सर्कुलर मोशन को समझाने के लिए हम 2 लेक्चर लेंगे। ये टॉपिक सर्कुलर मोशन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे डिटेल में। ये हमारा अगला, या ये कह सकते हैं कि 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। इसको समझाने में करीबन हमारे 4 लेक्चर लगेंगे 1-1 घंटे के। इतना बड़ा टॉपिक है ये, तो परेशान बिल्कुल ना हो, चीज़ें सब समझ में आएंगी। अभी तो ये समझ लो कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वेग भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो सर एक्सेलरेशन 0 होगा कब? क्योंकि यहाँ लिखा है एक समान चाल में त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी। एक समान चाल में त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी, इसका क्या मतलब है समझो। अब आपको समझ में आएगा ये नोट क्यों लिखवाया है। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो। एक समान चाल का मतलब कह रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक समान चाल का मतलब क्या कह रहा है कि परिमाण नहीं बदलना चाहिए। उसने एक समान चाल बोलते समय डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो हम क्या लिखेंगे? एक समान चाल तो रखेंगे लेकिन यदि दिशा बदली, क्या बदली? यदि दिशा बदली तो क्या होगा? एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल कौन सा आएगा? पहले वाला। और दूसरा, यदि परिमाण के साथ दिशा भी नहीं बदलोगे, परिमाण के साथ दिशा भी नियत हो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0, जो कि अगला स्टेटमेंट है। यदि वस्तु एक ही दिशा में, मतलब ए से चली, यहां 1 सेकंड के बाद देखा 2 मीटर, यहां देखा 1 सेकंड के बाद
2 मीटर, यहाँ 1 सेकंड के बाद देखा तो पार्टिकल ऐसे ही चला जा रहा है एक ही दिशा में, तो ना तो वो दिशा बदल रहा है और ना ही वेग का परिमाण बदल रहा है। और हमको पता है कि वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यदि ये भी ना बदले ये भी नियत हो जाए और ये भी ना बदले ये भी नियत हो जाए। जब ये नियत हो गया तो ये भी नियत हो गया और ये नियत हो गया तो क्या नियत हो जाएगा? हाँ जी, नियत राशि का क्या करोगे? अवकलन, तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। नहीं आया समझ में? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब dv/dt, वेक्टर लगा दिया करो। उसने कहा है कि v जो है उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी नियत कर दिया और दिशा भी नियत कर दी, ये भी नियत कर दिया और ये भी नियत कर दिया। दोनों के नियत होने की वजह से क्या हुआ? कुल मिला के वेलोसिटी का जो वेक्टर है ये भी नियत हो गया, ये नियत हो गया। तो अब हम किसी भी नियत राशि का अवकलन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नियत राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0। ये होता क्या है? एक्सेलरेशन। इसलिए हमने ये वाला नोट लिखा, यदि वस्तु एक ही दिशा में गतिशील होगी तो हमेशा उसका त्वरण 0 होगा। क्वेश्चन कैसे आया था वो देखो, क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम पेपर में वो देखते हैं। लेकिन ऐसा करो, पहले एक टॉपिक और पढ़ लो, उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको पता लग रहा है ना कि जो स्पीड है उसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। टॉपिक का अगला टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। क्या है टॉपिक का नाम? नॉन यूनिफॉर्म। और हिंदी में क्या कहेंगे? दोनों लिखा करो आप, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या पंजाबी के, आप दोनों लिखा करो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, नाम में स्पष्ट है, ऐसी मोशन जो एक समान रूप से ना चले। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब जब हम स्पीड कहें तब तब आप ये समझ जाया करो कि ये सर बात कर रहे हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसने क्या कह दिया खुद ने? इसने ये कह दिया कि जो चाल, क्या मतलब है इसका? जो चाल समय के साथ बदले, समय के साथ बदले, और क्या डेफिनेशन हो सकती है? एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जब समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में या सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग दूरी तय की जाए तो क्या हो जाएगी? असमान चाल। कैसे? आप ए से चलना चालू किए और ए से चलने के बाद 1 सेकंड के बाद देखा आपने 2 मीटर तय किया, अगली सेकंड में देखा आपने तो स्पीड बढ़ा दी, 3 मीटर में तय किया, अगली स्पीड देखी आपने 1 मीटर ही चलाया। तो कुल मिला के जैसे मोटरसाइकिल का जो एक्सीलरेटर है, स्कूटी का जो एक्सीलरेटर है, उसको एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? कभी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म या एक समान स्पीड। इसमें आपको खुद कह दिया है कि चाल जो समय के साथ बदले, और चाल का मतलब सीधा सीधा क्या है? चाल का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, तो भैया त्वरण तो कभी भी 0 नहीं होगा। नोट लगा के लिखो, नहीं समझ में आया तो समझाएंगे, रुक जाइए। असमान चाल में, असमान चाल में कभी भी त्वरण मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वापस समझ लो। A बराबर क्या है? d वेक्टर अपॉन dt, और v वेक्टर का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन।
इसका हमको पता नहीं, लेकिन ये जो है ये कैसी है, परिवर्तित, मतलब बार बार चेंज हो रही है, बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि नाम क्या है, असमान, जिसका परिमाण बार बार बदले। जब ये बदल रही है तो भैया टाइम के साथ यदि चाल बदलेगी, टाइम के साथ यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि ये नियत हो जाए तो जीरो हो सकता है। अरे आया समझ में? असमान चाल जो है वो हमको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन पैदा होने के लिए या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलो, या दिशा बदलो, या दोनों बदलो। तो यहाँ क्या बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बदल जाए तो अच्छी बात है, एक्सेलरेशन आएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने क्या देखा, यहाँ उसने तेज चलाई, फिर यहाँ उसने धीरे चलाई, फिर उसने ऐसे मुड़ गया, फिर वो ऐसे मुड़ गया, फिर वो ऐसे मुड़ गया। तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको अपन चाल कहते हैं, उसको भी बदल रहा है। तो त्वरण तो होगा, और हमारा कॉन्सेप्ट यही है। क्या एक समान चाल में त्वरण जीरो होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि चाल तो बदल रही है। और पहले वाले में क्या था, असमान चाल में कभी भी त्वरण जीरो नहीं होता, लेकिन एक समान चाल में डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। डायरेक्शन यदि बदल रही है तो क्या होगा, एक समान चाल में त्वरण जीरो नहीं होगा। और यदि डायरेक्शन नहीं बदल रही है, परिमाण तो पहले नियत हो गया, क्योंकि हमने कह दिया एक समान चाल, तो त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? चलिए आगे न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो भाई, निम्न में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, यहां अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि बहुत गलती होती है। ऑप्शन नंबर पहला, एक समान चाल में त्वरण सदैव जीरो होता है। ऑप्शन बी, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट पहचानना है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक समान चाल में त्वरण जीरो हो सकता है। ऑप्शन सी, असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म, असमान चाल में त्वरण जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ऑप्शन डी, असमान चाल में त्वरण सदैव जीरो होता है। सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। हम तो और ऑप्शन बना दे, हमारा क्या है, बताइए क्या आंसर है। हो सकता है 2 हो, 1 हो सकता है 3 हो, कोई भरोसा नहीं है। एक और बना देते हैं, असमान चाल में त्वरण सदैव त्वरण कभी नहीं, ये अच्छा है कॉन्सेप्ट, सदैव शून्य नहीं होता। यह है लैंग्वेज का फर्क। देखो ध्यान से, एक समान चाल में त्वरण सदैव जीरो होता है, क्या इस बात के लिए आप सहमत हैं? एक समान चाल में क्या त्वरण सदैव जीरो हो सकता है? स्टेटमेंट जरा पेज पलटें अपनी नोटबुक का और चेक करें, उसमें हमने लिखवाया है कि एक समान चाल में त्वरण जीरो हो भी सकता है और नहीं भी।
तो उसमें क्या लिखा है, सदैव, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। रिपीट कर रहे हैं, एक समान चाल में त्वरण सदैव 0 होता है, नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड किस बात पे करेगा, डायरेक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही। एक समान चाल में त्वरण 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये करेक्ट है। असमान चाल में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी, गलत स्टेटमेंट है। उसने पहला ही कह दिया है असमान चाल मतलब मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और मैग्नीट्यूड बदल रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, गलत। असमान चाल में मैग्नीट्यूड बदलने के कारण त्वरण कभी भी 0 नहीं हो सकता। असमान चाल में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में त्वरण मतलब एक्सेलरेशन सदैव 0 होता है, नहीं, ये तो नॉन 0 होता है, तो बिल्कुल गलत है, 0 होता ही नहीं है। असमान चाल में त्वरण सदैव 0 नहीं होता। ये क्या हो रहा है सर, यही तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं थ्योरेटिकल, और सबसे ज्यादा हमको ऐसा लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही परेशान करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ये समझा करो, ऐसे देखो अप्रोच कैसे लेना है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब ऐसा स्पीड या ऐसा सिस्टम जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो एक धारणा बना लो, कभी भी त्वरण 0 नहीं होगा। तो असमान चाल आते ही त्वरण हमेशा नॉट इक्वल टू 0, और एक समान चाल आते ही त्वरण 0 नहीं हो भी सकता और हो भी सकता है। एक समान चाल में त्वरण सदैव 0 नहीं होता है। सर सदैव छोड़ो, 0 होता ही नहीं है, तो क्या लिखा है, सदैव 0 नहीं होता, ये सही है, कभी भी 0 नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में समझ बनाना बहुत जरूरी है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, जो हमने बुकलेट दी है उसमें ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। ओके, सो आप इसको लिखो, फिर आपको हम आगे लेके चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर।